सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मेरा नाम है डॉक्टर फरहान वेक और आज से हम आज़ाद सियासत पर एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द ब्रीफिंग रूम। और उसमें हम आपको पाकिस्तान में होने वाले तमाम बड़े वाक़यात के ऊपर ब्रीफिंग दिया करेंगे। तो आज के दिन हमारे 3 अहम इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो ये कि अख्तर मेंगल का जो कोयटा में लॉन्ग मार्च था वो नाकाम हो गया, लेकिन ये नाकाम क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी तारीख क्या है, हम इस सब के ऊपर बात करेंगे। उसके साथ ही पाकिस्तान ने जो अफगान मुहाजिरीन को निकालने का फैसला किया है उसके मुतालिक सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी रियासत पर काफ़ी तनकीद की जा रही है, लेकिन इस तनकीद की वजह क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर में सबसे अहम टॉपिक ये कि स्टारलिंक पाकिस्तान में कब आ रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। तो आज चलते हैं हमारे पहले इशू की जानिब कि अख्तर मेंगल का ये जो कोयटा में एक लॉन्ग मार्च शुरू किया गया था, इस मार्च की तारीख क्या है, हमें ये थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद आपने देखा कि दुनिया भर में ये ढिंढोरा पीटा गया कि पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के जो जंगजू हैं वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो जो दहशतगर्द हैं वो अब जाकर ट्रेनें अगवा कर रही हैं और बाकायदा पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने उनकी ज़िंदगियाँ तंग की हुई। तो इस प्रोपेगेंडा के पीछे जो अक्सर मैं देखता हूं कि हमारे मीडिया पर भी हमारे साफ़ी हजरात बिलखसूस ये हामिद मीर साहब उनके लिए एक सॉफ्ट सपोर्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं और अक्सर इनको नाराज़ बलोचों का नाम दे दिया जाता है। अब ये जो नाराज़ बलोच लफ्ज़ है, इससे एक आम तासुर आपको ये दिया जाता है कि जैसे ये बलोचिस्तान के वो लोग थे जो कि माजी में पाकिस्तान के साथ रहे, फिर हमारी रियासत ने शायद कुछ ऐसी पॉलिसियाँ अपनाई जिसके नतीजे में ये लोग नाराज़ होकर हथियार उठाने पर मजबूर हो गए। आज मैं आपको जरा तारीखी हवाला देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो सबसे पहली बगावत की गई इस तरह की वो 1948 में की गई, पाकिस्तान बनने के ठीक 1 साल बाद। और उस वक्त ना कोई लापता अफराद थे, ना कोई पाकिस्तानी फौज इतनी मजबूत थी कि वो वहां पर एक्शन करती। लेकिन ये जो बगावतों का सिलसिला है ये बहुत पुराना है और इसमें जो एक बुनियादी इख्तलाफ आता है पाकिस्तान में और ये जो बलोच अलहदगी पसंद है और दहशतगर्द हैं, वो नज़रियाती इख्तलाफ है कि दोस्तों पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कि हमारा जो नज़रिया है वो इस्लाम है और हम इस्लाम की बिना पर ऑपरेट करते हैं। जबकि ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी या बलोच लिबरेशन फ्रंट या इनके जो इत्तेहादी हैं, ये बलोच जहती कौंसिल वाले, इनका जो बुनियादी नज़रिया वो मार्क्सिज्म के करीब है। ये लोग कम्युनिस्ट हैं और इनका जो सेकुलर नज़रियात हैं उनकी बुनियाद पर इनका पाकिस्तान से हमेशा से ही एक नज़रियाती इख्तलाफ रहा है। और अगर ये नज़रियाती इख्तलाफ ना होता तो हमारा फिर सवाल ये है कि 1948 में इन्होंने बगावत क्यों की, 1955 में इन्होंने बगावत क्यों की, 1958 में इन्होंने बगावत क्यों की, 1968 में इन्होंने बगावत क्यों की, 1975 में इन्होंने बगावत क्यों की। तो ये वक्तन फ़वक्तन ये मसला उठता रहता है और इसका जो बुनियादी एक नज़रियाती मसला है उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हमारे जो मीडिया में अक्सर लोग हैं वो नाराज़ बलोचों की बात करें। तो अब इसी नज़रिए के तहत इन्होंने अब हालिया कुछ अरसे में भारत के साथ भी राब्ते बना लिए हैं और पहले ये माजी में स्विट्ज़रलैंड से ऑपरेट करते थे। अब ज़्यादातर इनका जो फोकस है वो अरब ममालिक हैं और वहाँ पर जो बलोच रहते हैं उनको ये लोग भारतीय पैसे से अपनी जानिब अट्रैक्ट करते हैं, सोशल मीडिया पर उनको लेकर आते हैं और फिर उनके थ्रू पाकिस्तान के खिलाफ ये सारा जाली प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है। तो अब ये जो नाराज़ बलोच लफ्ज़ है इससे बुनियादी तौर पर इनकी जो सॉफ्ट सपोर्ट है वो पैदा की जाती है। तो आप सबको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि दुनिया में जहाँ पर भी दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं, अगर उन्हें मकामी सतह पर सपोर्ट नहीं मिलती तो वो दहशतगर्द कभी अपने ऑपरेशंस में कामयाब नहीं हो सकते। तो जो सॉफ्ट सपोर्ट के लिए इस तरह के बयानिए घड़े जाते हैं। अब ये जो पूरा वाक़या हुआ कि जाफर एक्सप्रेस ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने माशाल्लाह से बड़ी दलेरी से इन दहशतगर्दों को ख़त्म किया और इन दहशतगर्दों की जो लाशें थीं उनको जब कोयटा लेकर आया गया तो बलोच यकजहती कमेटी ने और ये मारंग लांगू ने इन्होंने कोशिश की कि हम वहाँ से ये लाशें छीनें। और इसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि सोशल मीडिया पर बलोच लिबरेशन आर्मी का ये एक अकाउंट है जिसको कहा जाता है बाहुत बलोच, और ये भी एक लड़का है जिसको सरकारी नौकरी से निकाला गया और उसके बाद ये गुस्से में जाकर बलोच लिबरेशन आर्मी से मिल गया क्योंकि ये करप्शन करता पकड़ा गया था। तो इस बाहुत बलोच ने क्या किया कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े में जो 2 दहशतगर्द मारे गए थे उनकी लाशों को बाकायदा बलोच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने सजाकर फूल लगाकर सोशल मीडिया पर पेश किया और उनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की। तो अब बलोच यकजहती कमेटी ने जब यह देखा कि उन 2 दहशतगर्दों की लाशें जो इनके पास पहले चली गई थी उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, तो इन्होंने फैसला किया कि जी अब जो पाकिस्तान में कोयटा के अस्पताल में लाशें आएंगी हम वो सारी लाशें उठाएंगे और उनको जगह जगह उन पर फूल पत्तियां फेंक कर उनको दिखाएंगे कि जी ये दहशतगर्दों ने आम लोगों को मार के बड़ा अच्छा काम किया है, बलोचिस्तान में इनका एहतराम किया जा रहा है।
तो इसी वजह से जब रियासत ने उनको रोकने की कोशिश की तो मारंग लांगू ने पुरतशद्दुद फसादात किए। उन फसादात के नतीजे में भी कहा जाता है कि 2 से 3 लोग जो उनसे हैं वो जांबाक हुए। अब उसके बाद मारंग बलोच को इस फसाद पर बाकायदा गिरफ्तार किया गया था। तो हमें ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि मारंग लांगू ने ये जो पूरा एहतजाज किया ये दहशतगर्दों की हिमायत में किया। और उसके बाद अख्तर मेंगल ने जब ये देखा कि मारंग लांगू गिरफ्तार हो चुकी है और बलोचिस्तान में मेरे लिए एक स्पेस पैदा हो रही है क्योंकि वहाँ पर क़यादत का हला है, तो अख्तर मेंगल ने बीच में छलांग मारने की कोशिश की और उसने अपने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया कि मैं जी वट से कोयटा तक लॉन्ग मार्च करूंगा और इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में हम मारंग लांगू को जेल से बाहर निकालेंगे। अब यहां पर दोस्तों पाकिस्तानी रियासत के लिए क्या ऑप्शन रह जाता है? नंबर 1 तो ये कि जी अख्तर मेंगल आते, इनके गले में फूलों के हार डालते, इनको कहते हैं कि जी ठीक है आप मारंग लांगू को जेल से निकाल कर ले जाएं, लेकिन इससे हम पूरे पाकिस्तान में जहां जहां भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं वहां पर क्या पैगाम दे रहे हैं कि कल को क्या तहरीक तालिबान के लिए भी यही मिसाल कायम की जाएगी कि आप आएँ और जेलों से अपने दहशतगर्दों को छुड़ाएं और छुड़ा कर ले जाएं क्योंकि आपने बहुत बड़ा एहतजाज किया। लेकिन यहाँ पर इस पूरे वाक़े में हमें बलूचिस्तान की अवाम को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने अख्तर मेंगल के साथ खड़े होने से इनकार किया और जो हमारे गयूर बलोच अवाम थे वो पाकिस्तानी रियासत के साथ खड़े हुए। किसी भी वक्त में अख्तर मेंगल के पास 1000 या 1500 से ज़ायद लोग इकट्ठे नहीं हो सके और जो लोग इकट्ठे किए गए वो भी ज़्यादातर अफगानी थे जिनको रेंट के ऊपर लाया गया और इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया के ऊपर आ चुकी हैं। उसके बाद अख्तर मेंगल ने ऐलान किया कि कल के दिन 6 अप्रैल को उन्होंने कोयटा में दाखिल होना था, जहां पर बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने उनको जवाब दिया कि हम आपको किसी भी तरह से बलूचिस्तान में दाखिल नहीं होने देंगे। और इब्तदा में ये कोशिशें की गई कि उनको शायद कोई जगह एलोकेट कर दी जाए, लेकिन जब अख्तर मेंगल ने खुद भी देखा कि उनके पास लोग मौजूद नहीं तो हमारे ज़राए के मुताबिक उन्होंने अब फैसला किया है कि वो 1 या 2 रोज़ में कलात चले जाएंगे और वहाँ से अपना ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द हैं इनकी हक में जो उनका धरना या रैली चल रही है वो उसको अब चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी साहब का एक हालिया बयान भी पेश करना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने बताया कि मारंग लांगू के जो वालिद थे गफ़ार लांगू, जो कि बलोच लिबरेशन आर्मी और ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इनके साथ बाकायदा जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि मैंने 210 से ज़ायद पंजाबियों को कत्ल किया। और इसमें वो कह रही हैं कि एक साबिक सूबाई वजीर भी शामिल थे कि उनको भी इन्होंने कत्ल किया। तो ऐसे एक दहशतगर्द, उसकी जो बेटी है वो जाकर उन्हीं दहशतगर्दों की लाशें हासिल करने की कोशिश करती है और अख्तर मेंगल जब इसी मारंग लांगू की हिमायत में निकलता है और कहता है कि इसको रिहा करना चाहिए, तो मुझे बताएं कि अख्तर मेंगल का ये जो एहतजाज है क्या ये दहशतगर्दों के हक में है या नहीं, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों आज के हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर कि अफगान मुहाजिरीन जिनको पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे पाला पोसा, उन्हें अपने पास रखा, उनको हमने अपने बाज़ारों में जगह दी, उनको खुराक दी, उनको कारोबार दिए, पाकिस्तान ने उनको बाकायदा एक शनाख्त दी और पाकिस्तान में उनको माशरे में इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई। अब हालिया कुछ अरसे में उनको निकाला जा रहा है और उनको निकाले जाने की जो बड़ी वजह है पाकिस्तान में बढ़ते हुए क्राइम रेट्स, अफगान मुहाजिरीन का पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर ये जो एक जाली प्रोपेगेंडा होता है इसमें मुलव्वस होना, फिर जो दहशतगर्दों की सहूलतकारी है उसमें उनका किरदार, फिर 9 मई जैसे वाक़यात में बिलखसूस ये देखा गया कि अफगान मुहाजिरीन जगह जगह जो उनसे सबसे आगे रहे। तो अब इन सब बातों से तंग आकर पाकिस्तानी रियासत ने फैसला किया है कि उनको वापस उनके घर भेजा जाए। तो यहाँ पर यह चीज़ नोट करने वाली है कि पाकिस्तानी रियासत ने इन्हीं अफगान मुहाजिरीन को मेहमान बनाकर रखा और अब उनको वापस अपने घर भेज रहे हैं, उनको जेलों में नहीं भेज रहे। लेकिन अब वही अफगान मुहाजिरीन और वही कॉम्प्रेस जो कि सारा दिन पाकिस्तान को सोशल मीडिया के ऊपर गालियां देते नजर आते थे, अब वो सोशल मीडिया पर ये बैन कर रहे हैं कि जी इनको क्यों वापस भेजा जा रहा है, इनको खुदारा ना भेजें, ये पता नहीं कोई कैसी जहन्नुम में इनको भेजने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर एक जो अक्सर सवाल हमें सोशल मीडिया पर नजर भी आता है और मैंने भी देखा कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी अफगानिस्तान में जो हालात खराब किए वो पाकिस्तान ने किए और इसी वजह से अब पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि अफगान मुहाजिरीन को हम सदाबहार अपने मुल्क में रखें। तो दोस्तों यहां पर जो हमें एक काउंटर बयानिया यहां पर उनसे करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि अफगानिस्तान में ये जो हालिया सारी एपिसोड हुई तालिबान की और उससे पहले भी, तो इस सब की इब्तिदा रूस के अफगानिस्तान आमद की वजह से हुई और रूस को अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने नहीं बुलाया। अब यहां पर अगर हम तारीखी तौर पर भी देखें तो अगर रूस जैसा मुल्क अफगानिस्तान में 1978 में आता है और उनकी 1 लाख फौज जो सी अफगानिस्तान में बाकायदा इन्वेड करती है, तो उसके बाद पाकिस्तान के जो हमारे बिलखसूस पख्तून भाई हैं उनका अफगानिस्तान से एक तारीखी ताल्लुक रहा है, खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का। और हम अगर देखें तो ये ताल्लुक कोई अभी का नहीं, ये मतलब पाकिस्तान बनने से
पहले का ताल्लुक है। तो जब भी रूस अफगानिस्तान में इन्वेड करता, किसी ना किसी सतह पर पाकिस्तान को इस जंग में शामिल होना पड़ना था। अगर पाकिस्तान बतौर रियासत इसमें न्यूट्रल भी रहता, फिर भी पाकिस्तान की जानिब से कुछ ना कुछ अफगानिस्तान में दरअंदाजी चलती रहनी थी। अब यहां पर दो तरह के बयानियां होते हैं। हमारे यहाँ एक बयानिया ये किया जाता है कि जी रूस ने सिर्फ खुद को अफगानिस्तान की हद तक महदूद रखना था और पाकिस्तान में दाखिल नहीं होना था और ऑल इज़ वेल चलना था। लेकिन हमने यही सवाल जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा, बिलखसूस ट्विटर के ग्राहक से, तो उसने कहा कि रूस का अफगानिस्तान में दाखिले के बाद 60 से 70% प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो पाकिस्तान के अंदर भी मुदाखलत करता। तो ये पाकिस्तान की एक सिक्योरिटी का मसला था। अब रूस अगर अफगानिस्तान में इन्वेड करता है, उसके बाद अमेरिका आता है और अफगानिस्तान में ये जो पूरा एक मेस है वो क्रिएट होता है, तो इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? तो हम बिल्कुल हालात के कैदी बने, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की कि जब रूस ने इन्वेड किया हमने इनकी मदद की कोशिश की, और उसके बाद हमने सिविल वॉर के दौरान भी इनकी मदद की कोशिश की। हम इनके मुहाजिरीन भी अपने इलाकों में लेकर आए, हमने उनको भी बसाया, और उसके बाद भी अगर पाकिस्तान को गालियां दी जाएंगी तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बच जाता है? तो एक भाई मेरे से सोशल मीडिया पर इसी बात पर बहस कर रहे थे। मैंने कहा चलें ये मिसाल भी आपके सामने रख दूं कि एक शख्स है, उसको आप अपने घर बुलाते हैं, उसको रोज़ खाना खिलाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसको पालते हैं, और वो शख्स जो है वो आपको गालियां देता है, तो बताएं आपको कैसा महसूस होगा? और उसके मुकाबले में आपका एक हमसाया है जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप ना उससे मिलते हैं, ना आपका उससे कोई ताल्लुक वास्ता है, और वो आपको गालियां देता है, तो उस पर आप पे क्या गुजरेगी? तो अगर हम इन दोनों सिचुएशंस को आपस में कंपेयर करें, तो वो बंदा जिसके साथ हमने एहसान किए, जिनका ख्याल रखा, तो हमें गुस्सा आता है। तो पाकिस्तानियों का ये एक गुस्सा या जो एक फीलिंग है वो एक कुदरती फीलिंग है, और अफगानिस्तान वालों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बजाय इसके कि आप एक मुल्क के एहसानमंद हों या आप उस मुल्क का शुक्रिया अदा करें, या आप शुक्रिया ना भी अदा करें, कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि आप उस मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। लेकिन हालिया कुछ अरसे में देखा गया है कि अख्तर मेंगल से लेकर इस पूरे अख्तर मेंगल के मार्च में भी अफगानी मौजूद है। तहरीक इंसाफ ने भी जो 9 मई के फसादात किए, जो 26 नवंबर के बाद जो कुछ किया, वो उन सब में अफगानी मौजूद हैं। तो इनका पाकिस्तान की डीस्टेबलाइजेशन में बार बार एक किरदार नजर आता है, और ये पाकिस्तानी रियासत ने अब जो से बिलाहिर इस मसले का हल करने का फैसला किया है। इसके बाद जो तीसरी हमारे पास आज की सबसे अहम खबर है वो स्टारलिंक के हवाले से है कि पाकिस्तानी जो हमारी IT मिनिस्टर है शिजा फातिमा हाजा, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इंशाल्लाह नवंबर से पाकिस्तान में स्टारलिंक की सर्विसेज आ जाएंगी। तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ये डिमांड रखी जा रही थी कि पाकिस्तानियों को स्टारलिंक का इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हमें ये नज़र आता है कि पाकिस्तान में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक जो फाइबर इंटरनेट है वो मैसर नहीं। तो अगर स्टारलिंक आ जाता है तो इससे पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा तो होगा, लेकिन फिर इसके साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि स्टारलिंक की जो इंटरनेट कॉस्ट है वो पाकिस्तानियों के लिए शायद बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि मुस्तकबिल में इसके ऊपर काम हो और स्टारलिंक की कीमतें पाकिस्तानियों के लिए कम की जाएँ। लेकिन जो भी है ये एक अच्छा फैसला है, और इससे पाकिस्तान के IT इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे जो सॉफ्टवेयर के हाउसेज हैं और जो काम चल रहा है उस सब में इंशाल्लाह इसमें वक्त के साथ साथ बेहतरी की तवक्को है। तो आज की ये 3 खबरें थी और आज का हमारा पहला शो था, तो मैंने कहा कि चलें आज इंशाल्लाह इब्तिदा करते हैं और फिर इसके बाद हम रेगुलर हो जाएंगे और इंशाल्लाह रोज़ाना आपको दिन भर की जो अहम खबरें हैं और उनके पीछे जो छुपे वाक़यात हैं उनके ऊपर ब्रीफ करते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।